जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में नक्सलवादी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती आ रही है। मैं इस पर काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च किया तो मुझे कुछ मालूम पड़ा। पिछले कई सालों में जो नक्सलवादी घटनाएं घटी हैं, अगर ये सारी कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए तो हमको कुछ वैलिड पॉइंट्स मिलते हैं समझने के लिए, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो माओवादी हैं इनकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या रहती है और क्यों हमारा इंटेलिजेंस फेल हुआ है, हमारे जवान इसमें मारे जाते हैं इनके चक्रव्यूह में फंस के। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इस नक्सलिज्म कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी पूरा इतिहास क्या रहा है और पिछले 50 सालों में अभी तक नक्सलिज्म से हम उबर क्यों नहीं पाए हैं, और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो सारी हम लोग बात चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक रोज पुलिस को सूत्रों के हवाले खबर मिलती है कि जो नक्सल का टॉप कमांडर है, बटालियन नंबर 1 का चीफ माडवी हिडमा, वो सुकमा और बीजापुर के घने जंगलों में छुपा हुआ है। अब ये लोग एक स्पेशल जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, वहाँ की पुलिस और सीआरपीएफ दोनों आपस में मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करते हैं कि हम लोग जंगलों में जाएंगे और माडवी हिडमा को पकड़ेंगे। माडवी हिडमा को इसलिए क्योंकि वो टॉप कमांडर है जो कि काफ़ी जगह को लीड करता है, और अगर उसको हम लोग पकड़ के मार देंगे या फिर उसको पकड़ लेंगे तो इनका जो बैकबोन है वो टूट सकता है। तो इसके लिए ये लोग जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। अब भाई साहब, आपको मैं एक बार नॉलेज के लिए बता दूं, जो सीआरपीएफ होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये अपने आप में वर्ल्ड की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स होती है और इसके अंदर एक गुट होता है कोबरा कमांडर। ये मतलब अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, मतलब इसमें काफ़ी सारे इनको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है और शौर्य चक्र भी मिल चुका है। मतलब इनका जो एक कमांडर थे आशीष कुमार तिवारी, वो भाई साहब अकेले ही जाके माओवादियों का पूरा गुट को ख़त्म करके उनके टॉप कमांडर साहब उसको उड़ा के अकेले आ गए थे। अकेले ही उन्होंने इस पूरे टास्क को ऑपरेट कर दिया। इसके अलावा और भी कमांडर हैं जैसे आरवी मिश्रा, तो इन्होंने भी क्या किया, ये 8 कमांडर की टीम के साथ गए थे और ये मतलब इनके एक पैर में गोली भी लग गई थी, उसके बावजूद 5 माओवादियों को मार के आए थे और पूरा का पूरा उनका जो माओवादियों का ऑपरेशन था उसको खत्म करके आए थे, नाकाम करके आए थे। इन लोगों को शौर्य चक्र से भी अवॉर्डेड होगा। तो कोबरा जो होती है बहुत ही वेल ट्रेनिंग और काफ़ी वेल इक्विप्ड, इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब जो हथियार वगैरह होते हैं काफ़ी एडवांस होते हैं। उतना मतलब माओवादियों के पास तो नहीं होते, वो सिर्फ सीआरपीएफ के पास होते हैं। लेकिन वो जंगल में जब एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे ना, तब उनको ये बात रियलाइज़ हुई कि धीमे धीमे वो उन्हीं के चक्रव्यूह में फंस गए। एक्चुअल में नक्सलाइट चाहते थे कि वो वहाँ पे आए, और वो जिस लोकेशन पे आए ना, वो उधर साइड से 3 तरफ से पूरा पहाड़ी इलाका था। अब वो पहाड़ पे तीनों तरफ से उन्होंने घेर लिया। अब वो नीचे जंगल में और वो ऊपर पहाड़ पे, पहाड़ से उन्होंने धकाधक फायरिंग करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग। अब न्यूज़ की माने तो इस मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हो गए, कई सारे घायल भी हो गए, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक इतने वीरता के साथ लड़े कि कई सारे माओवादियों को मार गिराए। बेशक वो उस चीज़ जगह में ट्रैप हो चुके थे, वो नीचे जंगल में थे और वो लोग ऊपर पहाड़ों से फायरिंग कर रहे थे, तीनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके मरने के बाद उनके जूते, उनके एडवांस वेपन तक वो लोग चुरा के भाग गए माओवादी सब। और इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं एक बार डेटा की। देखिए, जो पिछले कुछ सालों में जो हमले हुए ना, उसकी अगर आप डेटा की मानेंगे तो देखिए 6 अप्रैल 2010 को दांतेवाड़ा में माओइस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 76 लोग मारे गए थे। उसके बाद 25 मई 2013 को दरभा विलेज में अटैक हुआ। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा विलेज में हुआ। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर और सुकमा जंगल में अटैक हुआ। अगर आप इन सारे डेट्स को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये लोग ज़्यादातर जो एक्टिव रहते हैं अप्रैल और मई के महीने में एक्टिव रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पतझड़ का मौसम होता है, जैसे कि आप ये फोटो में देख पा रहे हैं। पतझड़ का मौसम होता है, जंगल पूरा साफ दिखता है और ऊपर माउंटेन से नीचे की एक्टिविटी को ट्रैक करना बहुत ही आसान होता है। तो ये जब पहाड़ पे रहते हैं तो नीचे जंगलों में वो फौजी छुप नहीं सकते, क्योंकि बहुत घने जो पेड़ ओड़ होते हैं वो बहुत घने नहीं होते, पत्ते सूख चुके होते हैं, तो वहाँ से ऊपर से इनको गोली मारना, टारगेट करना बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप ये समझिएगा कि ये लोग इस महीने में यूज़ करते हैं, अप्रैल और मई में ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। ठीक है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग धीमे धीमे वीडियोस में और देखेंगे और सारे पॉइंट्स को आपस में कड़ियों को जोड़ेंगे और समझेंगे चीज़ों के बारे में। ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये गौर करने वाली थी कि हमारे जवानों पे गोलियां बरस रही थी, एक हेलीकॉप्टर नहीं आया उनको रेस्क्यू करने के लिए, एक सिंगल एयरक्राफ्ट नहीं आया उनको बचाने के लिए। जब इतने बड़े लेवल पे टास्क ऑपरेट कर रहे थे, इतने बड़े कमांडर को पकड़ने गए थे, तो क्यों नहीं रेस्क्यू में एक एयरक्राफ्ट को रखा गया, हेलीकॉप्टर्स को रखा गया। चलो एयरक्राफ्ट मानते हैं कि भाई जंगल में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स क्यों नहीं रखा गया, जबकि इंडिया के पास एडवांस हेलीकॉप्टर्स है, चीनूक हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट में सुखोई है, F-15 है, इतने एडवांस लेवल पे राफेल तक रखा हुआ है, लेकिन हमारे
इंटरनल सिक्योरिटी में जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे इन लोगों को मिलता नहीं है। वहीं इलेक्शन में अगर नेता को जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह तो ऐसे धड़ाधड़ और वो मिलते हैं हेलीकॉप्टर, जैसे आम आदमी को रोड पे टेम्पू। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक कहा जाए, क्योंकि हमारे जवानों की जान गई है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर रहा है, क्योंकि इतने बड़े टास्क को ऑपरेट करने के लिए एटलीस्ट कुछ हेलीकॉप्टर्स उनको रेस्क्यू के लिए रखने चाहिए थे, ताकि जैसे ही कभी भी कोई ऐसा केस आता है, अगर उस समय हेलीकॉप्टर्स होते तो न कि हम अपने कमांडोज को जान बचा पाते, बल्कि ऊपर जितने भी ये पहाड़ पर से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे इनका सुपड़ा ही साफ कर देते और मिशन भी सक्सेसफुल कर देते। अब इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं। हम थर्मल कैमरा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए थर्मल कैमरा में कितने आसानी से देख पा रहे हैं हम कि वो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है और वो उसके पीछे वो कहीं भी भागेगा ससुर गोली मार देंगे सभी तुरंत के तुरंत। तो थर्मल कैमरे वाले वेपन जो होते हैं वो एडवांस इंडिया को अब रखने पड़ेंगे, ताकि ये जो जंगल के एरिया में जब भी वो अटैक करने जाएं तो ये थर्मल कैमरे का यूज़ करके बड़े आसानी से टारगेट कर सकें। अब थोड़ी बार डेटा की कर लेते हैं तो 2003 में भारत में 200 से ज़्यादा जिले नक्सल प्रभावित एरिया थे। 2007 में ये थोड़े से घट के 165 जिले तक हो गए। जैसे कि हम नक्शे में देख पा रहे हैं, ये जितना भी रेड एरिया है ये पूरा का पूरा नक्सल प्रभावित एरिया है। इसी को हम लोग रेड कॉरिडोर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नक्सल प्रभावित एरिया जी जितना भी है तो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, ये जितने भी राज्य हैं सारे के सारे नक्सल प्रभावित एरिया थे। और इसीलिए 2004 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये नक्सलिज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी रेड एरिया आपको दिख रहे हैं इस पूरे के पूरे एरिया में मिनरल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो कोल हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, आयरन हो, या जितने भी अलग तरह के मिनरल्स होते हैं ये सारे के सारे इसी रीजन से पाए जाते हैं। अभी ये घट के 90 डिस्ट्रिक्ट तक कर दिया गया, मतलब 90 डिस्ट्रिक्ट अभी भी नक्सल प्रभावी एरिया है, लेकिन ये पूरी तरह से नक्सलवाद को मिटाने में असक्षम रही है सरकार। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नक्सलवाद के ऊपर। क्यों पिछले 50 सालों में हम इस समस्या से निपट नहीं पाए? तो देखिए, किसी बीमारी का इलाज ढूंढने से पहले हमको उसकी जड़ पता होनी चाहिए, और इसकी जड़ को ढूंढने के लिए हमको चलना पड़ेगा थोड़े से इतिहास में। ये दौर था 1946 का, जब जो भूमिदार थे या जमींदार लोग थे उन लोग का राज हुआ करता था, मतलब उनका पास काफ़ी हद तक पावर हुआ करते थे। वही बैंक सिस्टम हुआ करते थे। हमारा देश जो है भुखमरी और बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था। एक तरफ बहुत ही पूंजीवादी लोग थे जो बहुत ही अमीर थे, और एक तरफ बहुत ही गरीब थे जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं था, जो कि किसान थे, हमारे वर्कर्स थे, लेबर थे। तो ऐसे में क्या था, ये जो बड़े भूमिदार थे, जो जमींदार थे, ये इनका शोषण किया करते थे, जो लोअर क्लास का। तो ऐसे में क्या था, फॉर एग्जांपल जो किसान है वो अपने खेत में उसने अपने खेत में अपने बीज डाले, फसल उगाए, फसल उगाने के बाद जो फसल फाइनली जो फसल बन के आई उसका आधा भाग जो है वो इनको देना पड़ता था एज ए टैक्स जमींदारों को। फॉर एग्जांपल किसी किसान ने अपने ही खेत में पूरा जो खेती बाड़ी की और 100 किलो चावल उगाया तो 50 किलो चावल इनको जमींदारों को देना पड़ता था। तो ये बहुत ही गलत काम था। ये तो भैया मतलब एक तरह से जाती थी, पूरा मेहनत उसने पैसा सब कुछ अपना लगाया, धान बीज सब कुछ बोया, उसके बावजूद 50 किलो चावल उनको फ्री में ऐसे एज ए टैक्स उनको जमींदारों को देना पड़ रहा है। तो किसान बहुत ही त्रस्त हो गए थे। कभी कभी अकाल पड़ जाता था, ज़्यादा उनको नहीं हो पाता था, तो उनके पास खाने का भी मतलब हो नहीं पाता था। आपने एक मूवी देखी होगी मदर इंडिया, मदर इंडिया भी इस रियल स्टोरी से मतलब रिलेटेड है, जिसमें सुनील दत्त साहब ने बहुत ही अच्छा रोल किया है। उसमें भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। तो ये सब पूरा मामला था। तो जो किसान थे उन्होंने आंदोलन कर दिया 1946 में। तो ऐसे में किसानों ने आंदोलन कर दिया और 1946 में इनके मसीहा बनकर उभरे वो थे ज्योति बासु। ज्योति बासु ने अपनी एक सरकार बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1946 से 1951 के बीच में। मतलब इन्होंने क्या किया, ये किसानों का मसीहा बन के उभरे। इन्होंने ते भागा मूवमेंट भी चलाया। ते भागा मतलब नाम से समझिए 1/3 भाग। किसानों की मांग ये थी कि हम टैक्स में आधा भाग नहीं देंगे, हम सिर्फ 1/3 भाग आपको देंगे, ठीक है, एज ए टैक्स। तो ये उनका आंदोलन था। तो इसमें वो बढ़ के निकले। अभी जो ज्योति बासु थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ये एक मार्क्स की थ्योरी पे बिलीव करती थी। कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी? देखिए, मार्क्स की थ्योरी बड़ी सिंपल थी कि सारी की सारी सोसाइटी है वो इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब
आदमी को सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़रूरत के हिसाब का सामान रहना चाहिए, बाकी जो है वो सब जगह बांट दिया जाए। मतलब जो वर्कर्स हैं, कोई अमीर नहीं हो कोई गरीब नहीं हो, सब बराबर होने चाहिए, सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए, सबके पास इक्वल क्लास होना चाहिए, इक्वल सोसाइटी की डिमांड करते थे। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी कुछ ऐसी थी। अब समस्या आ गई 1967 में। एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा दी। अब नक्सलाइट का जो इतिहास है वो 1967 से शुरू होता है। देखिए 1967 तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। जितने भी जमींदार थे, साहूकार थे, ये जो छोटे वर्ग थे, इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया करते थे, क्योंकि उस टाइम बैंक नहीं हुआ करता था लोन देने के लिए। उस समय ये SBI, ये HDFC इतना सब कुछ नहीं था। तो जो लोअर क्लास के लोग थे, चाहे वो किसान हुए, मजदूर हुए, इनको अगर पैसा चाहिए होता था तो ये अपने आसपास के जमींदार, साहूकार, इन सब के पास जाके पैसा मांगते थे। अब ये जमींदार, साहूकार पैसा तो देते थे, लेकिन उनके ऊपर लगाए देते थे बहुत सारा टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसान गया 100 रुपये मांगने, तो जमींदार उसको 100 रुपये देता था, लेकिन वो ये बोलता था कि अब तुमको 30% टैक्स इसका साथ देना पड़ेगा, मतलब 130 रुपये तुमको देना पड़ेगा। अब वो अगर 1 महीने का टाइम मान लो दे दिया कि 1 महीने में तुमको चुकाना है, 2 महीने में चुकाना है, नहीं चुका पाए तो 2 महीने बाद फिर 30% जोड़ते थे, फिर 30%। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते ना तो इतना ज़्यादा कर लेते थे कि किसान जो है उसको देने में असमर्थ हो आता था। फिर ये अपना दिमाग लगाते थे, बोलते थे ठीक है अब तो तू पैसा नहीं दे पाएगा तो तेरी ज़मीन हमारी हो गई। और कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेज में ये पूरी की पूरी फैमिली तक को गुलाम बना लेते थे। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कई कई केसेस में तो रेप तक कर लेते थे फैमिली का, और पूरी आजीवन अब उनसे गुलामी करवाते थे अपनी। तो इतना दयनीय स्थिति हो गई थी, गरीब लोग हो गए थे बहुत शोषित, और वो जमींदारी सिस्टम से बहुत हो गए थे परेशान। तो ऐसे में क्या हुआ न, अब परेशान तो हो गए थे, लेकिन एक चिंगारी भड़कनी बाकी थी। कोई एक चिंगारी भड़कती तो सारे के सारे आग लगाए। ऐसे में चिंगारी भड़की 1967 में नक्सलबाड़ी गांव में। एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, जिसके बाद जुडिशियल ऑर्डर थे कि भाई वो अपने खेत में प्रॉपर फसल उगा सकता है। ऐसे में उसने जमींदार को फसल का हिस्सा देने से मना कर दिया, तो जमींदार को इस बात पे बुरा लग गया। जमींदार ने अपने गुंडे भेज के उस किसान को मरवा दिया। ऐसे में 2 लीडर्स उसके सपोर्ट में आए, चारू मजुमदार और सानू कान्याल। ये दोनों मिलके उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भैया जमींदार ने जो किया है वो वाकई में गलत किया है, किसान को उसी के खेत में काम करने से मना कर दिया, मार दिया उसको। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, जो आसपास के जितने भी किसान थे उन सब का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और जमींदारों को लाइन से मारना शुरू कर दिया। वो भी इसी थ्योरी में बिलीव करते थे, इक्वल सोसाइटी के ऊपर, कि मतलब कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, सब बराबर हों। लेकिन इसमें उन्होंने वायलेंस का यूज़ किया। इसने माओ जेडोंग की थ्योरी का यूज़ किया। माओ जेडोंग की थ्योरी क्या कहती थी? माओ जेडोंग की थ्योरी ये कहती थी कि अगर हमको इक्वल क्लास और इक्वल सोसाइटी अगर हमको वापस लाना है तो हमको हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये जितने हाई क्लास के लोग हैं, जमींदार, साहूकार, इनको इनके पद से हटा दो, इनको ख़त्म कर दो, मार डालो। जैसे ही ये ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा पूंजी बराबरी में बढ़ जाएगा। तो ये जो थ्योरी थी माओ जेडोंग की थी। अब आप फिर से डॉट्स को कनेक्ट करिए। 1966 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। तो 1966 में हुआ था, तो इंडिया भी उसका ये चीज़ देख रहा था और वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था कि हाँ, माओ जेडोंग जैसे चाइना में कर रहा है वैसे ही हमको इंडिया में भी करना पड़ेगा, तभी हम ये जमींदार और साहूकार के जो अत्याचार हैं इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो एक एक करके इसने लाइन से मरवाना शुरू कर दिया जमींदारों को। इसने फिर एक नई पार्टी की संरचना कर दी। इस नई पार्टी क्यों? क्योंकि ज्योति बासु की जो पार्टी थी, CPI मार्क्सिस्ट पार्टी, ये जो विचारधारा थी ये भी मार्क्स की विचारधारा पे थी, लेकिन वायलेंस नहीं करती थी, वो वायलेंस के सख्त खिलाफ थी। इसीलिए ज्योति बासु का जो पार्टी है 1977 से 2011 तक काफ़ी लंबा टेन्योर रहा इनका काम का। बहुत ही लंबे समय तक ये लोग मतलब पार्टी में रहे और बहुत ही शांतिमय पार्टी थी। तो मार्क्सिस्ट पार्टी बहुत ही शांतिमय और बहुत ही सही पार्टी थी। लेकिन जब ये टूटी तो इन्होंने, ज्योति बासु ने देखा ये तो भाई चारू मजुमदार मार रहा है सबको, कानू सान्याल मार रहा है, तो इन्होंने अपने पार्टी से इनको उखाड़ फेंका। तो कानू सान्याल, चारू मजुमदार ने एक नई पार्टी बना दी, CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी, जिसका मेन विचारधारा यही था, इक्वल क्लास, इक्वल सोसाइटी, कम्युनिज्म का, लेकिन वायलेंस का सहारा लेकर, जो कि माओ जेडोंग की प्रिंसिपल को फॉलो करता था। देखिए उस समय भी हम लोग दूसरे देशों की का जो स्ट्रेटेजी था उसको देख के हम लोग फॉलो कर रहे थे, तो ये लोग फॉलो कर रहे थे, ये लोग लाइन से मारना शुरू कर दिए। 1969 में इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली, CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और लाइन से अंधाधुंध। अब सिर्फ जमींदार टारगेट पे नहीं थे,
जमींदार, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, सबको मारना शुरू कर दिया। और इस आंदोलन से आग की तरह सबके सब जुड़ते गए, क्योंकि हर तरफ हर जगह का किसान भारत में इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो जम्मू कश्मीर, आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जितने भी एरिया थे, जितने भी मैंने आपको नक्सल अफेक्टेड एरिया बताए थे, धीमे धीमे इस आंदोलन से जुड़ते गए और वहाँ पे वायलेंस चालू हो गया। अब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय तो मामला थम गया, लेकिन जैसे ही 1972 में कांग्रेस की सरकार आई बंगाल में, वैसे ही उन्होंने क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया, चारू मजुमदार को, जो कि इनको लीड कर रहे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी बना लिए थे। तो 72 में इनको अरेस्ट कर लिया और उसको पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। अब कैसे मौत हो गई ये हमको और आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो मारे गए। अब कानून सान्याल भी बेचारे वहाँ पे दब गए कि वो भाग खड़े हुए। तो यहाँ पे जो उनका बैकबोन था 72 से 80 के बीच में पूरा का पूरा टूट गया। और ये जो सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी थी, ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। अब 1980 से लेके 2002 तक मतलब इन छोटे छोटे गुटों को एकीकरण करने में बहुत टाइम लग गया। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो सिखों का प्रॉब्लम चल रहा है खालिस्तान वाला, चाहे वो कहीं भी छोटे मोटे, चाहे कोई वर्कर का, चाहे कोई भी छोटे मोटे हो रहा है, तो ये नक्सलवादी उसमें कूद जाते थे कि भैया हाँ नक्सलवादी की हम तुम्हारे सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा सहारा बनेंगे, हम वायलेंस का सहारा लेके हम बड़े वाले लोगों को मारेंगे। तो ऐसे धीमे धीमे जो गुट थे ना, ये धीमे धीमे फिर से एकत्रित होने लगे। लेकिन इस बीच में ये लोग टूट चुके थे। अब इनके बीच में जो इनका जो मेजर पार्टी बन के उभरी वो थी सीपीआई माओइस्ट पार्टी, जो पूरी तरह से नक्सलवादी बन चुकी थी, जिनका विचारधारा ये था कि गरीबों को उनका हक दिया जाए और जितने अमीर लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, हाई क्लास सोसाइटी वाले हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए जड़ से, इनको जान से मार दिया जाए। तो ये इनकी विचारधारा थी सीपीआई माओइस्ट की। और 2002 में भाई साहब जब ये एकीकरण करके जब उभरे ना, तो ऐसा उभरे कि मारे मतलब उत्पात मचा दिया, अटैक करना शुरू कर दिए और 3000 लोगों ज़्यादा के लोगों की मौत हो गई। और उसी टाइम पे मनमोहन सिंह ने कहा था 2004 में कि भाई साहब ये तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब सरकार ये बात भली भांति जानती थी कि बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के हम माओवादियों को नहीं मार सकते, इसलिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया सलवा जुदुम का। सलवा जुदुम का एक ट्राइबल वर्ड है जिसका मतलब होता है शांति का कारवां। मतलब क्या है था इसमें, जो लोकल लोग थे ना उनको उन्होंने पुलिस वाला बना दिया, पुलिस की तरह बना दिया और उनको हथियार सप्लाई कर दिया। और उन्होंने कहा कि आपके पास फुल राइट्स हैं, जहाँ भी आपको माओवादी मिले बेधड़क मारिए। अब उसके बाद जो था वो भाई साहब बेधड़क मारना शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोग भी उनके जुल्मों से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे। जैसे उनको हथियार सप्लाई होने लगा, धाड़ माओवादियों को खात्मा करने लगे। माओवादियों का जो इतना भी जो अटैक्स थे वो काफ़ी हद तक कम भी हो गए थे उसी बहाने। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही थी, इसमें आपसी रंजिश से भी वो लोग निपटा देते। फॉर एग्जांपल दो आदमी हैं, चाचा भतीजा, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई तो वो अपने चाचा को भी गोली मार देते, बोलते ये माओवादी था, चाचा को गोली मार दिया। अब चाचा का लड़का फिर इसको गोली मार दिया, तो आपसे रंजिश है उसमें कर देते। तो ये चीज़ जो थी ये बहुत ही खतरनाक होती जाई थी आपस में। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसको अवैध घोषित कर दिया। और सलवा जुदुम के जो फाउंडर थे महेंद्र कर्मा, इसने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उठाया था। लेकिन 2013 में महेंद्र कर्मा को भी माओवादियों ने एक उसके जो भी पार्टी के मेंबर्स थे उनके साथ उनको निपटा दिया कि भैया तू हमको मारेगा रे सलवा जुदुम बना के। तो गोली से ठोक ठाक के मार के ख़त्म कर दिया। महेंद्र कर्मा की डेथ हो गई। अब उसके बाद से भाई साहब 2011-13 जो भी मैंने आपको पहले का डेटा बताया, उसके बाद से ये उभरते गए और आज तक इनकी और इनकी मतलब गवर्नमेंट और नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है। अब नक्सलियों की विचारधारा चेंज हो गई। जैसे कोविड में वेरिएंट अलग अलग आ रहे हैं, जैसे टाइम के साथ कभी यूके वेरिएंट, कभी ये वेरिएंट, अभी जो डबल म्यूटेशन हो गया, उसी तरह से अब ये जो नक्सली हैं इनका विचारधारा बदल गया है। पहले गरीब लोग के लिए लड़ते थे, अब इनका अलग विचारधारा। अब ये बोलते हैं कि ना हम डेमोक्रेसी मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, ना तुम्हारी सरकार मानते हैं। हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे जो कि गरीबों की सरकार होगी, जो कि अपने गरीब जनता अपना खुद का वो करेगी, डिसीजन लेगी। हमको तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कुछ भी हो। वो कोई गवर्नमेंट नहीं मानते, कोई संविधान नहीं मानते, इनका एक अपना ही चलता है। अब भाई साहब इनको पता है माओवादियों को कि अगर गरीबी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। क्योंकि अगर गरीबी मिट जाएगी तो भैया यहाँ पे हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ के लोकल लोग। इसीलिए जब भी गवर्नमेंट के लोग जब वहाँ पे आते हैं
डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। कोई कंपनी पहली बात तो इस एरिया में जाती नहीं है कि भैया हम जाएंगे, हम वो कल वो गोली मार देंगे नक्सली, तो कोई अपना वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जाता नहीं है। रेलवे ट्रैक्स बिछाते हैं तो रेलवे ट्रैक्स उखाड़ के सब फेंक देते हैं, मोबाइल टावर्स लगाते हैं तो मोबाइल टावर्स उड़ा के फेंक देते हैं। तो मतलब ये चाहते ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो। धीमे धीमे जो वहाँ के लोकल आदिवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि भाई ये जो गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए कर रही है, पर ये करने नहीं दे रहे हैं। माओवादियों का सोच क्या है? माओवादियों का कहना है कि सरकार जंगल काट रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए जंगल काट रहे हैं। धीमे धीमे जो वहाँ के जो लोकल जनता है उनको बेघर कर रही है, और बेघर करने के बाद उनको नई जगह रीस्टैब्लिश करने की सोच नहीं रही है। तो ये उनकी सोच है, मतलब उनके कहना है कि भैया हम इनके लिए ही लड़ रहे हैं, हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, और गवर्नमेंट उनके बारे में सोच नहीं रही है, गवर्नमेंट उनके बारे में कुछ कर नहीं रही है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम तो कर रहे हैं, आप करने नहीं दे रहे हैं। हमको अपने जासूसों को भेज के उनको एक प्रॉपर उनको चीज़ों को समझाना पड़ेगा, उनको हर एक चीज़ को समझाना पड़ेगा। सारे जितनी ज़्यादा ये आइडियोलॉजी हम उनके दिमाग में बैठा पाएंगे उतनी जल्दी ख़त्म हो पाएगा। क्योंकि ये जो नक्सलिज्म है ना, ये कोई गुट नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, ये एक तरह की विचारधारा है जो कि एक आम जनता के अंदर भी है। सिर्फ इसलिए वो उनका सपोर्ट कर रही है। जिस दिन आम जनता उनको सपोर्ट करना बंद कर देगी, वो अपने आप ही मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।